चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट डे हम लोग हिस्ट्री के परिचय से अवगत हुए थे, अर्थात हिस्ट्री क्या है, उसके अन्य विषय के साथ क्या संबंध थे, हिस्ट्री को कैसे बेहतर पढ़ा जा सके, उसको लेकर मैंने चर्चा किया। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि इतिहास तो मानव विकास का यात्रा है, यानी मानव जो स्टोन का इस्तेमाल कर रहा था, पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था, और आज मानव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट पर काम कर रहा है। तो पत्थर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक वो किस किस महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजरा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने यहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। मैंने कल यह चर्चा किया था, इतिहास को हम लोग दो खंड में बांट कर पढ़ेंगे। एक वर्ल्ड का इतिहास होगा, विश्व का इतिहास, और दूसरा भारत का इतिहास। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो मूलतः भारत के इतिहास से प्रश्न उठाते हैं, एंशिएंट से, मिडाइवल से और मॉडर्न से। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं? आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हमें आधुनिक भारत के इतिहास के तथ्यों को समझने के लिए हमें अन्य यानी कि प्राचीन एवं मध्य के भी इतिहास को बहुत अच्छे से समझना। तो मैं आज आप लोगों को भारत के इतिहास के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण वर्ष हैं, जो प्राचीन भारत के इतिहास के भी हैं, मध्य के भी हैं और आधुनिक के भी हैं, उन सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की चर्चा करने वाला हूं। अर्थात ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान की स्थिति तक मैं पहुंचूंगा। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि अगर इसे पहला आप टाइमलाइन का डिस्कशन का पॉइंट समझें, सबसे पहला जो है वो क्या है? पाषाण काल है, यानी कि पत्थरों के प्रयोग का समय, जहां पे मनुष्य एक विकसित मनुष्य है, होमो सैपियंस, जिसे अफ्रीका में इसके जीवाश्म मिले थे इसके बारे में, और पत्थर से थे। मनुष्य के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण खोज रही वो थी आग की खोज थी। और ये कब था? 2 मिलियन ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 2 मिलियन ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व जो है वो पूर्व पाषाण काल का है। देखो, पत्थरों के प्रयोग में भी अंतर देखने को मिला। पत्थरों के प्रयोग में अंतर क्या था? जैसे पत्थर जैसे हैं वैसे ही प्रयोग में किए जा रहे हैं, प्राकृतिक रूप से, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। पत्थरों के प्रयोग में अंतर कैसे आया? जैसे पत्थरों को टुकड़े में बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना। फिर थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे तो हम यह पाएंगे कि पत्थरों को नुकीला किया जा रहा है, पत्थरों को शार्प किया जा रहा है। फिर थोड़ा आगे देखते हैं विकास के क्रम में तो हम पाएंगे कि पत्थरों को किसी अन्य चीज से बांधा जा रहा है, और उससे क्या हो जाएगा? पत्थरों की मारक क्षमता में डेवलपमेंट आ जाएगा, पत्थरों की मारक क्षमता में विकास हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप सभी कोई कुल्हाड़ी का प्रयोग करते होंगे, नहीं? यदि कुल्हाड़ी का जो सिर्फ अगला हिस्सा होता है, जो लोहे का बना होता है, ब्लेड, उससे मैं यदि आपको किसी वृक्ष को काटने का काम दे दूं तो काफी लंबा समय लेंगे आप। लेकिन उसी को मैं किसी पेच से बांध दूं, किसी लंबे लकड़ी के डंडे से बांध दूं, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया इतनी सरल नहीं थी, इसको लेकर काफी समय लगा। आप देख सकते हैं कोई 2 मिलियन साल से लेकर आप यहाँ पे 10,000 ईसा पूर्व तक आप ये सारा का सारा आप देखते हैं, सारा का सारा इतना समय लगा। पत्थरों के प्रयोग के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूर्व पाषाण काल 1, मध्य पाषाण काल 2 और तीसरा अपर पाषाण काल, या एक नौ पाषाण काल शब्द भी आप देखिएगा आगे जाके मिलेगा। तो पाषाण काल मूलतः 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व, नौ पाषाण काल, और उसके बाद मनुष्य के हाथ सबसे पहला धातु लगा। और वो पहला धातु कौन सा है? तांबा। तो इसे हम ताम्र युग कहते हैं। ठीक है। और और यही हमारे
देखिए, सबसे पहले धातुओं में हमने क्या सीखा? तांबे के प्रयोग के बारे में सीखा और यहाँ से अब प्रश्न पूछे जाने शुरू हो जाते हैं। जैसे भारत के इतिहास का जो सबसे पहला अध्याय माना जाता है, वो माना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता, या जिसे हम हड़प्पा की ही सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये पूरी सभ्यता का विकास हुआ था। यहां पर हमने तांबे का प्रयोग किया था और तांबे से एक मिश्र धातु का प्रयोग किया था। तांबा 3 को मिलाकर कांसे का निर्माण हुआ था, तो इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ पर तांबे का प्रयोग, कांसे का प्रयोग और इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। तो यहाँ से 2-3 सवाल आपको आते हैं। भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता किन धातुओं से अपरिचित थे? इस तरीके से प्रश्न पूछ दिया जाता है और आपके सामने 4 विकल्प रख दिए जाते हैं। तो लोहा से अपरिचित थे और इसके पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग तांबे से परिचित हैं, टीन से परिचित हैं और फिर उसके मिश्र धातु के रूप में जस्ते से परिचित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी एवं सोने का भी सबूत मिलता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग जिसके सर्वमान्य काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1750 ईसा पूर्व, यह भी बीपीएससी में एक बार सवाल पूछ दिया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है। आपको मैं बताऊं कि इतिहास के इन सभी समयों को जानने के लिए विज्ञान के नियमों का ही सहारा लिया जाता है और उसमें एक आता है कार्बन 14। नाम सुने हैं आप लोग? कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से इतिहास के जितने भी सबूत हैं उनके कालक्रम को तैयार किया जाता है। क्लियर है? उससे पता किया जा सकता है। तो हमारा ये दूसरा पॉइंट नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है, यानी पाषाण काल के बाद हमें समझना होगा तो कौन सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगी, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। अच्छा, ये ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में मैंने पहले क्लास में बता दिया था, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत अच्छे। चलिए, अब सिंधु घाटी की सभ्यता क्या होता है कि किन्हीं वजहों से बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट इसके अंत के बहुत सारे कारण बताते हैं। कोई बाढ़ बताता है, कोई बाहरी आक्रमण है, ऐसे बहुत सारे। उसके बाद से जो भारत के इतिहास में अगला पड़ाव होता है वो वैदिक काल का होता है, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक होता है। इस दौरान वेदों की रचना होती है। इस दौरान क्या होती है? वेदों की रचना होती है और यहां से बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे वेदों में सबसे पहला वेद कौन सा है? सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग वेद है। और ऋग वेद के रचनाकार कौन है? ऋग वेद के कोई एक व्यक्ति रचनाकार नहीं है। लगभग ऋग वेद को लिखने में 500 साल से ज्यादा लगा। हाँ, उसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में, यहाँ एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसने लिखा, जैसे एक सवाल बहुत प्रसिद्ध है जो पूछा जाता रहा है, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो ऋषि विश्वामित्र है। यहां तक जो मानव की विकास की यात्रा है, इसमें काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। जहां सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय जीवन जीते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि नगरीय जीवन और ग्रामीण जीवन में क्या अंतर है? क्या आप लोग बता सकते हैं कि नगरीय जीवन में जीना क्या कहलाता है और ग्रामीण जीवन में जीना क्या कहलाता है? यानी नगर और गांव में अंतर क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी। मकानों को लेकर, लोगों के कार्य पेशे को लेकर ये कुछ आधार बनाया गया। तो नगरीय जीवन कृषि कार्य नहीं करती है और ग्रामीण जीवन क्या करती है? कृषि कार्य करती है। तो यहां से एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है। मैं आपके सामने इतिहास का ये कालक्रम इसीलिए रख रहा हूं कि पूरे इतिहास का संक्षिप्त विवरण बस इस कालक्रम के समझ लेने से ही हो जाता है और यहां से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा सवाल आप हल करने में सक्षम हो पाएंगे
और अभी से ही यदि आप अभ्यास पे उतरे तो उतरना चाहेंगे। बस करना आपको है कि आपको ध्यानपूर्वक इन सभी बातों को सुनना है। देखिए सवाल कैसे पूछेगा, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग नगरीय जीवन जीते थे, एक पॉइंट, और इसी से अलग अलग तरीके से कह के सवाल पूछता है। जो आगे आपको वैदिक काल मिलेगा, तो वैदिक काल के लोग जो थे वो ग्रामीण जीवन जीते थे, और ग्रामीण जीवन जीते थे तो कृषि कार्य उनका मुख्य पेशा था। क्या था? कृषि कार्य मुख्य पेशा था, और उसके साथ साथ पशुपालन होता था। तो वैदिक काल, जिसका सर्वमान्य काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और इसे ऋग वैदिक काल भी इसलिए कहा गया क्योंकि इसी दौरान ऋग्वेद की रचना हुई, और ये वेदों में सबसे पहला वेद है। अच्छा, वेदों को आप लोग किस प्रकार लेते हैं? मैं बार बार कहता हूं कि इतिहास को सिर्फ तथ्यों को याद नहीं करना है, समझते हुए चलना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले मानव यायावर था, और वो घुमंतू था, शिकार उसका मुख्य पेशा था। लेकिन जैसे ही मनुष्य एक समुदाय में रहना शुरू किया, नहीं, जैसे ही मनुष्य एक समुदाय में रहना शुरू किया, कृषि कार्य करना शुरू किया, और जब जैसे ही कोई भीड़ एक साथ रहने लगे, जैसे आप लोग कुछ लोग हैं तो कोई बात नहीं, कोई भी सवाल कहीं से ले सकता है, लेकिन अगर 500 विद्यार्थी इस बैच में हो जाए तब मैं क्या करूंगा? जल्दी मैं किसी को सुनना नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि जो मैं बोलूं उसी में सारी बातें हो जाएं। तो ये एक नियमबद्ध होना हुआ। तो वैदिक काल मूलतः उस दौरान मनुष्यों को नियमबद्ध करने का तरीका था। जैसे आधुनिक भारत में संविधान क्या है? हमारे समाज को चलाने का एक प्रयास है। अगर संविधान नहीं रहता, कोई नियम कानून नहीं रहता, तो हमारा समाज सही से चल पाता? नहीं चल पाता। तो उस दौरान प्रकृति के साथ मनुष्य कैसा व्यवहार कर सके, प्रकृति के साथ वो कैसे जुड़ सके और कैसे आगे बढ़ सके, इसीलिए वेदों की रचना की गई। दूसरी बात, आपको मैं एकदम तार्किक है, उस दौरान लिखने की परंपरा कम रही होगी, और इसके पीछे का साधारण तर्क क्या है? आगे आप जाकर पढ़िएगा कि कागज का आविष्कार होना या लिखने का बात शुरू होना, तो उस समय अधिकतर बातें बोल कर की जाती थी। इसीलिए तो वेद शब्द जो लिया गया है वो संस्कृत भाषा के वद धातु से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता था? बोलना। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल वेदों का शुरुआत होता है, और इस वेद के लिखने तक जो मनुष्य का समाज है अब वो विस्तृत होता जाता है, उसका फैलाव होता जाता है, और ये फैलाव उत्तर वैदिक काल में यानी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक महाजनपदों की स्थापना के रूप में दिखाई देता है। ये महाजनपद जो है वो क्या है? यहां पर लिख रहा है दूसरे शहरी चरण का विकास। तो पहला चरण कहां था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, और दूसरे शहर का विकास कहां हो रहा है? उत्तर वैदिक काल में हो रहा है। और ये जो महाजनपद, जैसे आज के डेट में एक शहर होते हैं, एक नगर होते हैं और एक महानगर होते हैं, तो उस दौरान ऐसा माना गया जो बड़े शहर है उन्हें हमने महाजनपद का नाम दिया। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के समय को महाजनपद काल कहते हैं, और इसी में एक पुस्तक का नाम आता है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम आता है? अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के मानने वालों की यह सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, यह बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसमें 16 महाजनपद की बात की गई, 16 राज्यों की बात की गई। नहीं, और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ अंगुत्तर निकाय ही महाजनपदों की बात करता है, अन्य पुस्तकें भी थी, उसमें भी महाजनपद के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन नंबर्स अलग अलग हैं। जैसे किसी पुस्तक में 16 महानगर के बारे में चर्चा है, किसी में 30 है। जैसे जैनों की, जैसे ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वैसे ही जैनों की भी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है भगवती सूत्र, उसमें 30 बड़े शहर के बारे में चर्चा किया गया है। लेकिन ऐसा माना गया कि ये जो 16 नगर है ना वो कॉमन थे, तो इस सिद्धांत को मान लिया गया कि भारत के इतिहास के शुरुआती चरण में 16 बड़े नगर रहे होंगे। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व हरण्यक वंश, जिसमें बिंबसार, अजातशत्रु और उदयन है। 412 से, अब देखिए हम लोग इसमें जो महाजनपद काल जाएंगे ना, तो महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद कौन था? मगध, जिसके बारे में मैंने कल चर्चा किया था। अब मगध को हम पढ़ेंगे, और मगध के रास्ते ही सभी जनपदों को
देखने की कोशिश करेंगे और यहां से इतिहास आगे बढ़ता जाएगा। तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व में हिरण्यक वंश, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक राजा के बारे में बहुत डिटेल्स में चर्चा करूंगा चैप्टर्स में, बस यहाँ पे मैं थोड़ा मोटा मोटी बात बताते चलता हूँ। उदयन जो है, ये जो वर्तमान का पटना है उसके संस्थापक है। उदयन कौन है? वर्तमान के पटना के संस्थापक है। उसके बाद शिशुनाग वंश, जिसमें शिशुनाग और कालाशोक नामक आता है। और फिर आता है 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच में नंद वंश। नंद वंश पे जितनी भी इतिहास की कहानियां बनती हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होती जाती है, और खास करके बिहार की परीक्षाओं में यहाँ के बाद से सवाल काफी पूछे जाते हैं। नंद वंश से, मौर्य वंश से, बुद्ध के बारे में और जैनों के बारे में, खास करके महावीर के बारे में, ये मैंने कल चर्चा किया था। यानी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है तो इतने पॉइंट्स को तो जरूर पढ़ना चाहिए, यहां से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो नंद वंश में मूलतः कितने शासक हुए? 9। नंद वंश में मूलतः शासक हुए 9, लेकिन 2 ही ऐसे शासक हुए जिसके बारे में ज्यादा सवाल पूछा जाता है या इतिहास में ज्यादा इनके बारे में वर्णन दिखता है। एक तो इसके संस्थापक महापद्म। इसके संस्थापक कौन थे? ये महापद्म कौन थे? आपको नंद वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और फिर इन्हीं के वंश में सबसे आखिरी शासक जो होता है वो होता है घनानंद। कौन होता है? घनानंद। टाइम देख लीजिएगा, 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व, घनानंद। और घनानंद वही शासक है जिसके समय में बहुत सारे राजनीतिक उठापटक देखने को मिलते हैं। चाणक्य इसी के समकालीन है, चाणक्य ने इन्हीं को हटाया था। और इसी के समय में, यानी घनानंद के समय में ही सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था। सिकंदर का आक्रमण क्या हुआ था? भारत पर हुआ था। तो यहां से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। सवाल आपसे पूछ लेगा कि सिकंदर का समकालीन कौन भारतीय शासक था, और उनमें से नाम देगा और ये नाम दे देगा घनानंद, आपका ये उत्तर हो जाएगा। या फिर आपको ये पूछ देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद वंश के शासक को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो उसका जवाब भी क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि घनानंद ही जो था, घनानंद जो शासक था, इसने ही कौटिल्य या चाणक्य को अपमानित किया था। इसकी कहानी काफी विस्तृत है, जब हम लोग चैप्टर में जाएंगे और मौका लगा तो उसको बताएंगे। अगला है 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म। देखिए, गौतम बुद्ध हमेशा से बुद्ध तो नहीं थे, नहीं, इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था, है ना। अब बुद्ध पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, कि जैसे लिख लेना है, अंत में जब ये टाइमलाइन मिलेगा अभी समझिए, उसके बाद आपको इसे लिख लीजिएगा। जैसे बुद्ध से सवाल कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, अभी टाइमलाइन के बहाने में एक बार सारे इतिहास के पन्नों से होकर आपको तेजी से गुजार रहा हूं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वो किस वंश से संबंध रखते थे? उनके माता का नाम क्या था? उनकी पिता का नाम क्या था? उनका लालन पालन कौन किया था? किस उम्र में उनका विवाह हो गया था? उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनके बेटे का नाम क्या था? वो किस दृश्य को देखकर भ्रमित हो गए, या किस दृश्य को देखकर सत्य की खोज करने के लिए घर से बाहर निकल गए? किस उम्र में? ये आपको मैं ये सवाल देता हूं और आगे जाके आपको इसका हल दूंगा। किस उम्र से बाहर निकले? सबसे पहले जब वो बाहर निकले तो उन्हें कौन ऐसा व्यक्ति था जो उन्हें योग विज्ञान के बारे में बताता है या ध्यान लगाने की शिक्षा देता है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उनके रास्ते में और कौन सी जगह आए? फिर वो महाबोधि जो बोध गया है वहां पहुंचते हैं, और बोध गया में उन्हें कितने वर्ष लगते हैं, यानी कितने वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और फिर आपके सामने अगला सवाल आएगा कि उनको आखिर अंत में सबसे उनको किसने ज्ञान दिया था, जिसके बाद से वो ज्ञान की प्राप्ति में थोड़ा और सफल हो सके। फिर अगला प्रश्न आएगा कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद कितने लोगों को पहला संदेश दिया था, और किन जगहों पर जाकर संदेश दिया था, सबसे ज्यादा संदेश कहां दिया था, उनके संदेशों में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहां था, फिर उनका देहांत कैसे हुआ। तो ये जितने भी घटनाक्रम है ना, ये सारे के सारे सवाल के रूप में आपके सामने आते, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे ससमय। फिर एक और बड़े विचारक है, उनका नाम है महावीर, ठीक है।
तो ये भी सवाल काफी पूछा जाता है। देखिए, जैन धर्म का उद्भव बहुत पहले हो चुका था, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? महावीर को। महावीर, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा है ये 24वें तीर्थंकर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके होंगे, तभी तो ये 24वें तीर्थंकर हैं। लेकिन इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर पर जो बनने वाले सवाल आपके सामने है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये किस वंश से थे, और इनको भी ज्ञान की या इनको कैवल्य की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। इसी तरीके का सवाल जैसे जैसे बौद्ध में बना था, वैसे ही महावीर पर सवाल आपको बनेगा। ठीक है, जैन धर्म से सवाल पूछेगा तो जैन धर्म का पहला संस्थापक कौन है ना? जो महत्वपूर्ण 24 तीर्थंकरों में जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं वो कौन कौन से हैं, ये सवाल आपके सामने पूछ दिया जाएगा। देखिए, ये जो है ना, ये विश्व इतिहास से एक टॉपिक है। 518 ईसा पूर्व पर्सियों का आक्रमण, और ये डेरियस के में होता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, आपको जानना चाहिए। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बुद्ध परिषद होता है। 483 ईसा पूर्व में ही भगवान बुद्ध जो है वो निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, अर्थात उनका देहांत होता है, और उसी समय बुद्ध परिषद होती है, यानी प्रथम बैठक होती है। और ये कहाँ होती है? राजगीर। राजगीर, जिसका अन्य नाम गिरिव्रज या राजगृह भी है, ये भी ऑप्शन में आता रहता है। ठीक है, फिर द्वितीय बौद्ध परिषद लगभग 100 वर्ष बाद। देखिए, 483 से कब? 383, कितने वर्ष बाद? 100 वर्ष बाद ये द्वितीय बुद्ध परिषद होती है, वैशाली में होती है। ये भी यहां से भी सवाल पूछ दिया जाता है, जैसे प्रथम बुद्ध परिषद राजगीर में हुआ तो उस दौरान कौन शासक था, द्वितीय बुद्ध परिषद वैशाली में हुआ तो उस दौरान कौन शासक था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व मैसेडोनियाई आक्रमण, ग्रीक और भारत के मध्य सीधा संपर्क हुआ। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई वो पाटलिपुत्रा में हुई, और ये 250 ईसा पूर्व में होता है। चलिए अगले कालक्रम की ओर चलते हैं। 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व, ये किसका रहता है? मौर्य काल रहता है। इसके पहले मगध पे नंद वंश, और मगध में घनानंद को रिप्लेस करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, और मौर्य वंश भारत के इतिहास में, सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास में मैं कहता हूं कि मौर्य वंश सबसे प्रमुख वंशों में से एक है। मौर्य वंश के जो शासक थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद से बिंदुसार, और तीसरा सबसे महान शासक हुआ कौन? अशोक, है ना? तो मौर्य वंश से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास जब हम लोग करेंगे तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग अशोक को बहुत प्रमुख रूप से करेंगे। और आज यदि आप लोग अखंड भारत की कल्पना करते हैं या सुनते हैं, तो ये अखंड भारत सबसे पहले कंसेप्ट कहाँ से आया था? तो यहीं पर आया था। मैं आप लोगों से एक सीधा साधा सवाल पूछ लेना चाहता हूं कि यदि आपको कहा जाए कि भारत कब आया, या भारत शब्द के बारे में सबसे पहले, या देश जो हमारा इतना विस्तार था, इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा? आपको ये जानना चाहिए कि क्या जो हमारा भारत अभी है ये हमेशा से था, कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। मैं आपको सूचित कर दूं कि सबसे पहले संस्कृति की समानता के आधार पर, धर्म को पालन करने के आधार पर, एक जैसी जीवन शैली और सोच के आधार पर भारत कहां से कहां विस्तार लिया है, यह सोच चाणक्य ने पहले सोचा था। चाणक्य के मन में यह बात आई थी कि भारत वाकई में एक है, और उसका आधार क्या था? ये सारी समानताएं। तो उसका आधार था धर्म की समानताएं। इसका आधार क्या था? हमने जो संस्कृति जी रहे थे उसकी समानता के आधार पर। यदि मैं आपको बताऊं कि चाणक्य पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हो रही थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय में हो रही थी, जो वर्तमान के पाकिस्तान के पेशावर में है। वर्तमान के पाकिस्तान के पेशावर में है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो वहां पर वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, फिर बाद में जाकर वहीं पर आचार्य हो गए, पढ़ाने लगे और राजनीति शास्त्र पढ़ाते थे। और उन्हीं के रहते रहते, वहीं पर रहते रहते सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो सिकंदर को बाहरी समझना और तक्षशिला समेत पूरे इस जितने मैं भारत के हिस्से को बता रहा हूं उसे भारत का हिस्सा समझना, उसका आधार क्या था? ये तार्किक है, सोचने वाली बात है। यानी कि आज जो भारत है
जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो ये कहती है यहां से यहां तक भारत का विस्तार है, उस दौरान तो नहीं था। उस दौरान छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, 16 महाजनपद आप है, लेकिन इस 16 महाजनपद को भारत ही कहा जाता था। इसका आधार क्या था? तो इसका आधार यही था कि ये सांस्कृतिक रूप से एक थे। तो इसी सपने को चाणक्य के शिष्य ही थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं के माध्यम से घनानंद को रिप्लेस किया गया था। तो इस सपने को, यानी चाणक्य के सपने को क्या हुआ था कि इसी सपने को चंद्रगुप्त मौर्य ने और फिर आगे जाकर अशोक ने पूरा किया था। यहां पर आप देखेंगे जो शब्द लिखा गया भारत का राजनीतिक एकीकरण, ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने किया। फिर आप देखिएगा 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व में अशोक का शासनकाल है, और अशोक प्राचीन भारत के इतिहास में एक महान शासक के रूप में याद किए जाते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में कैसे? एक महान शासक के रूप में याद किए जाते हैं। तो क्या ऐसे उनके शासन के अवयव थे जिसकी वजह से उन्हें एक महान शासक कहा गया? तो अशोक के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि अशोक जब शासक बने, उसके बाद से उनके जीवन में एक पड़ाव आया जब वो वर्तमान का उड़ीसा और उसके पहले उत्कल और उसके पहले कलिंग पर वो आक्रमण करते हैं। और कलिंग पर आक्रमण के दौरान वहां पर भयानक हिंसा होती है, जो इनके अनुमान से कहीं ज्यादा था। और उस हिंसा के कार्य से उन्हें बहुत सारा धन मिलता है, लेकिन उस धन का उपयोग वो क्या कर पाए? जब वो सारे धन उनको मिलते हैं और जब वो देखते हैं कि जिस समाज में जहां पर वो रह रहे हैं, उस धन ने उस समाज को ही बिगाड़ दिया है। अर्थात उनके जो सैनिक हैं उस धन की प्राप्ति के बाद सही दिशा में नहीं जाकर बल्कि गलत दिशा में चले गए हैं, और अपने ही परिवार वालों के बीच और अपने ही समाज में हिंसा का कार्य कर रहे हैं या इस प्रकार की उत्पाद को मचा रहे हैं। तो उनका सोचना कि सही क्या है, तब वो एकदम से बदल जाते हैं और बौद्ध के शरण में चले जाते हैं और धम्म की शुरुआत होती है। ये जो शब्द है ना धम्म, ये धम्म मूलतः क्या है? ये उस दौरान, जैसे मैं आपको कहूं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति शुद्ध भाषा बोलता है और जो सामान्य नागरिक होते हैं जो उतनी पढ़ी लिखी नहीं होते हैं तो वो अशुद्ध भाषा बोलते हैं। तो धर्म संस्कृत में मूलतः शुद्ध शब्द है और इसी का अशुद्ध शब्द है धम्म, जो अशोक के दौरान चला। और इसके अवयव क्या थे? आज यदि मैं कहूं कि आज के भारत में अशोक की कितनी महत्व है, इनकी कितनी उपयोगिता है, तो आपके पास बहुत सारे बिंदु नजर आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर जाएं और आपके कंधों पर अशोक स्तंभ चमके। अशोक स्तंभ वहीं से आया। जब भी कोई राजकीय पदाधिकारी होता है तो उसके लेटर पैड पर अशोक स्तंभ होता है। नहीं, हमारे जो तिरंगे हैं उसके बीच में जो 24 तिलियों वाला आप चक्र देखते हैं वो कहां से आया? यहीं से आया। आज हम एक पंथ निरपेक्ष देश हैं, धर्म निरपेक्ष देश हैं। ये कंसेप्ट कहां से आया? वो अशोक की शासन शैली से ही आया। तब आपको समझ में आने लगेगा कि इतिहास कितना महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको तो ये कहता हूं कि आप एक बेसिक चीज को जानिए और उसे आप समझने का प्रयास करिए कि ये होता क्यों है। जैसे मैं आपसे ये सवाल लेना चाहता हूं, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। फिर दूसरा सवाल पूछते हैं कि ये सत्यमेव जयते आया कहां से? मुंडको उपनिषद से ये लिया गया था। तो ये उपनिषद किसका हिस्सा है? आपको मैं बताऊं कि जो वैदिक परंपरा शुरुआत हुई थी, उपनिषद का तात्पर्य होता है गुरु के समीप बैठकर पढ़ना या सुनना। तो वेद जो कि काफी क्लिष्ट थे और काफी विस्तृत रूप में थे, यानी कि पूरे लोगों को वेद समझना सबके लिए आसान नहीं था। और वेद चूंकि इनकी रचना काल काफी लंबा था, यानी कि कोई 1000 साल में जब वेदों को रचना किया गया, और वो पुस्तकें उस दौरान ये क्या था, बहुत पॉपुलर भी नहीं था, यानी सभी कोई वेद तक पहुंच ही नहीं पाते थे। आप लोग एक नाम और सुने होंगे और वो नाम है, महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। लेकिन मैं बताऊं कि वेद व्यास उनका मूल नाम नहीं था, उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। और वेद व्यास तो उनको ये लोग कहते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने पहली दफा वेदों को एक जगह लाने का काम किया था। ठीक है, तो
पहले वेदों की रचना हुआ, फिर वेदों पर आधारित उपवेद। जैसे आपसे एक सवाल फिर से पूछ लिया जाता है वेदों पर कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। हर वेद के अपने अपने विषय थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मनुष्य यायावर था और वहां से समुदाय में रहना शुरू किया, और जैसे जैसे वो विकास का क्रम अपनाता है, आगे बढ़ना शुरू करता है, उसकी जरूरतें बढ़ती जाती हैं, और उस जरूरतों के अनुसार उसे एक नए नियम की आवश्यकता होती है। जैसे भारत के संविधानकारों को ये 1950 के पहले नहीं पता होगा कि साइबर क्राइम भी हो सकता है, लेकिन आज साइबर क्राइम पर कानून बनाए जा रहे हैं, उसे मजबूत किया जा रहा है, उसे कैसा रोका जाए इसका प्रयास किया जा रहा है। तो ये समाज के बदलते होने के कारण हम कुछ नया चीज इसमें ऐड कर रहे हैं। उस दौरान भी ये बातें हुई थी। ठीक है, तो अशोक जो थे वो, इनकी धम्म नीति यहाँ पे थी, कला और वास्तुशिल्प का विकास था। फिर आगे देखते हैं कि अशोक के बाद जो मौर्य होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते चले जाते हैं। तो देखिए सत्ता का परिवर्तन कैसे होता है। इतिहास में सही मायने में यदि समय दिया जाए तो आपके सारे सवालों का जवाब है। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन दूं, आप लोग हो सकता है उसके सक्षमता पूर्वक उत्तर देने में हो सक्षम हो। मैंने ये कहा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो ज्ञान क्या था? और क्या वो कोई पीएचडी की परीक्षा थी? क्या कोई विशेष परीक्षा थी जिसके बाद बुद्ध अपने आप को ज्ञानी समझने लगे और सिद्धार्थ से बुद्ध यानी जिनके अंदर विजडम आ गया? वो ज्ञान क्या था? आप लोग बता सकते हैं क्या? देखिए, जब सिर्फ तथ्यों से होकर गुजरते हैं तब बोझिल लगेगा, लेकिन जैसे ही उस तथ्यों की विश्लेषण में पहुंचते हैं तो वो तथ्य रोचक लगने लगेंगे। सोच कर देखिएगा कि वो ज्ञान क्या था। बचपन से तो जरूर आप पढ़ते आए होंगे कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक खास नदी के किनारे हुआ, वट वृक्ष के, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, लेकिन वो ज्ञान था क्या? नहीं। तो ये मैं आपको तार्किक रूप से बता सकता हूं। मूलतः क्या था कि हमारे यहाँ जो योग विज्ञान था वो इतना विकसित था कि हम अपनी ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते थे। आप में और मुझ में क्या फर्क है? अनुभव का फर्क है। आप एक विद्यार्थी की तरह सोचते हैं और मैं एक शिक्षक की तरह सोचता हूं। तो जो अनुभव 15 साल 10 साल का जो एक एक गैप बनता है, वही तो मेरे पास एक्स्ट्रा ज्ञान है। नहीं तो किसी इतिहास की पुस्तक में जो मैं बातें लिखा है वो आपके सामने भी है, मेरे भी सामने में है, लेकिन उसकी एनालिसिस मैं अपने अनुभव के आधारों पर कर रहा हूं। नहीं, तो हमारे यहाँ योग विज्ञान कुछ इस प्रकार से विकसित थे कि हम अपनी ऊर्जा को कुछ वर्षों पूर्व तक ले जाकर देख सकते थे। जैसे बुद्ध से एक सवाल पूछ लिया जाता है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को क्या कहा जाता है? जातक कथाएं कही जाती हैं। तो पूर्व जन्मों के बारे में वो जान गए। यदि मैं अचानक आपका उम्र 600 साल कर दूं, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए अब आपके पास किस चीज का ज्ञान नहीं है? हो सकता है कुछ चीजों का ज्ञान नहीं हो, लेकिन आपके पास लगभग अब हर प्रश्न का जवाब होगा, क्योंकि आपके पास 600 वर्षों का अनुभव है। नहीं, तो ये चीजें एनालिसिस की है। जैसे ही हम लोग जाएंगे, खास करके जब मुझे मौका लगता है यूपीएससी की कोई क्लासेस लेता हूं तो थोड़ा डेप्थ में जाता हूं और चीजों को झकझोरता हूं, आपको सोचने पर मजबूर करता हूं कि सोचो, इस तरीके से सोच कर देखो। इतिहास तो हमेशा से ऐसा विषय है ही नहीं कि मैं कुछ टाइमलाइन को देख लूं या फिर कुछ तथ्यों को याद कर लूं और मैं समझूं कि इतिहास मेरा एक सिर्फ परीक्षा पास करने वाला विषय। बिल्कुल नहीं, ये आपके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैं ऐसा मानता हूं। और मैं बार बार ये कहता हूं कि जिस दिन आप लोग चिंतनशील हो जाएंगे, सोचने वाले हो जाएंगे और इतिहास के हर तथ्यों को सोच सोच कर आगे बढ़ेंगे, मेरा काम पूर्ण हो जाएगा। आप आसानी से फिर रिलेट कर पाएंगे और मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे। और जैसे ही बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आएंगे और मैं उसका उत्तर दूंगा, वह विषय वस्तु आपका हो जाए। शिक्षक का काम मार्ग दिखाना होता है, आपके साथ मिलकर पढ़ना होता है, लेकिन पढ़ना और सीखना आप ही को है। स्पष्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरवर्ती मौर्य काल 232 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक होता है। अब देखिए, अशोक जो है एक खास नीति को अपनाते हैं।
ये पंथ निरपेक्ष की नीति थी। वो बुद्ध को जरूर मानते हैं, बुद्धिज्म को प्रमोट जरूर करते हैं। प्रमोट करते समय अपने पुत्र, आप लोग पटना में रहते हैं, आप लोग महेंद्र घाट के बारे में जानते होंगे, उसके इतिहास को जानने का प्रयास कीजिए। गंगा नदी पे कभी जाएं किनारे तो देखिएगा महेंद्र घाट पे एक सूचना लिखी हुई है। यही वो जगह है जहां से अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा। उस समय गंगा नदी काफी बहुत अच्छी स्थिति में थी और यातायात के प्रमुख साधनों के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। तो गंगा नदी के माध्यम से अशोक ने श्रीलंका तक आपको पहुंचाया बुद्ध के बारे में। बुद्धिस्ट जितने भी है ना, उसमें बुद्ध के बाद सबसे कोई महत्वपूर्ण है तो कौन है? अशोक ही है ना। और उनके जितने भी पिलर्स हैं वो क्या थे? वो जहां जहां पर उनका साम्राज्य था, उन साम्राज्य में वो एक सूचना देना चाहते थे। अशोक का जीवन, अशोक का जो शासन है, वो अपने लोगों के बीच कम्युनिकेशन को प्रमोट करने का एक साधन, ठीक है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अशोक इतने बड़े थे, लेकिन इनके बारे में हम भारतीयों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इनके लिखी हुई बातों को डिकोड किया था। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जिस स्टेट क्राफ्ट की बदौलत मैं मानता हूं कि प्राचीन भारत एक सही दिशा में चल पा रहा था, वह शासन कला, इकोनॉमिक्स के लेखक, उस पुस्तक के लेखक थे कौटिल्य या चाणक्य। उनके बारे में भारतवर्ष को 1905 में पता चला। ये आश्चर्य की बात है। नहीं नहीं तो इसके पहले मैकियावेली को ही सबसे अच्छा राजनीतिक चिंतक माना जाता था। लेकिन जब 1905 और 1837, 1905 में चाणक्य के बारे में लोगों को पता चला तो सारी दुनिया हतप्रभ रह गई कि भारत कितना विकसित था। आप सोच के देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे अच्छी विशेषताओं में उसकी नगर प्रणाली मानी जाती है। सवाल यहां से काफी पूछे जाते हैं। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नाले थे, वहां से काफी प्रश्न भी लिए जाते हैं और वहां की जो योजनाएं हैं, नगर योजना, वो काफी काफी बेहतरीन थी। ये उस दौरान विकसित विकास की उस स्थिति को हमने पाया था जो लगभग आज से 4500 साल पहले था। उस समय तो बहुत सारे देश अभी जन्म भी नहीं ले रहे थे, बहुत सारी सभ्यताएं और संस्कृति का विकास ही नहीं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राचीनतम सभ्यताएं थी और वहां से हम लोग इस प्रकार से आए थे। जो वेदों के अंदर आप पहुंचिएगा तो वेदों में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे लिए आज भी उपयोगी हैं। मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था कि इतिहास को पढ़ा ही क्यों जाए। इतिहास को या किसी विषय को अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो उसे 3 सवालों से जरूर घेरिए कि ये क्या है, ये क्यों पढ़ें और फिर कैसे पढ़ें। अगर मैं आपसे पूछूं कि इतिहास क्या है तो इसका जवाब तो मैंने लास्ट क्लास में दिया था कि ये मानव विकास की यात्रा है, उसको है। लेकिन क्यों पढ़ा जाए? तो इसका जवाब ये होगा, इसे इसलिए पढ़ा जाए क्योंकि यह हमारे लिए अभी बहुत सारी सॉल्यूशंस लेकर आता है। ये हमारे लिए क्या करता है? बहुत सारे सॉल्यूशंस लेकर आता है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपसे पुष्ट करना चाहता हूं इस बात को। जैसे अचानक आप लोगों को 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ जाए, अचानक आप अपने मित्रों के पास जाइएगा, अपने रिश्तेदारों के पास जाइएगा कि मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। यदि उनके पास भी नहीं हुआ तो आप बैंक की ओर रुख कीजिएगा और वहां पहुंचिएगा और कहिएगा कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। बैंक बहुत सारी कागजी कार्रवाई करेगा, यदि आप योग्य हुए तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेकिन आपको यह पता चल जाए कि आपके ही घर में किसी बक्से में दादाजी ने 10 लाख रुपए के सोने के गहने छोड़ दिए हैं, आपका काम कितना आसान हो जाए। नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये यही कार्य तो करता है। हमारी छिपी हुई संस्कृति को, हमारी छिपी हुई विरासत को क्या करता है? हमारे सामने प्रकट करने की कोशिश कर, ताकि वहां से ये जो मैंने 10 लाख रुपए आपको बताए, अब इस शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं आप ज्ञान से, तकनीक से, कोई भी समस्या की समाधान से। हो सकता है कि हमारी सभ्यताओं के पास जो हमारे इतिहास के पन्नों में छिपे हुए हैं, वहां से कुछ ऐसी बातें आ जाएं जो वर्तमान में उपयोग करके हम लोग मानव विकास की यात्रा को ज्यादा अच्छे से आगे चला।
तो इतिहास वो विषय है। आपको एक और मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखता हूं, इसरो। इसरो के बारे में पता है? इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह मूलतः क्या करता है? यह भविष्य के लिए आपको तैयार करता है। मून पर बहुत सारे एक्सपेडिशंस अभियान चलाता है। मार्स पर अपने अभियान को भेजता है। चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 करता है। मार्स ऑन मिशन करता है और वहां से पता करने की कोशिश करता है कि क्या वहां जीवन की संभावनाएं हैं, क्या वहां से कुछ ऐसी चीजें प्राप्त की जा सकती हैं जो हमारे लिए अभी उपयोगी है। तो कुछ हद तक यही काम तो एएसआई भी करता है। ये बाहर जाकर देखते हैं और एएसआई अभी छुपे हुए चीजों को हमारे सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो इतिहास के पन्नों में बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती हैं। चलिए, मैंने यहां पर बताया कि अशोक जो है वो एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष तरीके से शासन करते हैं। वहां पर धम्म महात्म की वो बहाली करते हैं और धम्म महात्म को स्पष्ट निर्देश है कि वो किसी भी व्यक्ति को उनके किसी भी धर्म को पालन करने से रोका नहीं जाना चाहिए। इससे एक खास वर्ग में काफी नाराजगी हो जाती है। तो मौर्य के बाद जितने भी शासन होते हैं ना, जितने भी शासक होते हैं, वे सभी के सभी सनातन धर्म की ओर ज्यादा झुकते हुए नजर आते हैं और उनका मानना है कि अशोक जैसे शासकों ने बुद्धिज्म को प्रमोट करके हमारी परंपरागत से चली आ रही सनातन धर्म को क्या किया? नीचा कर दिया। तो इसके बाद के शासकों ने क्या किया? उस बुद्धिस्ट पर या बुद्धिज्म पर हमला किया। और जो आगे के शासक हुए जैसे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश या शक वंश। इंडो यूनानी मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये विदेशी थे। यहां पर मैं फिर से यहां पर एक स्टार मार्क लगाऊंगा, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो ये जितने भी शासक हुए, शुंग, कण्व, सातवाहन, ये मूलतः ये तीनों जो थे, ये सबों के शासन का आधार जो था वो सनातन धर्म या वैदिक परंपरा था। नहीं, यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि आपको कहा गया कि घनानंद अच्छा शासक नहीं था तो उसका आधार क्या था? कि वो नियमों के खिलाफ जा रहा था। तो वो नियम कौन थे? जो वेदों में वर्णित थे। वो नियम कौन थे? जो वेदों में वर्णित थे कि राजा का दायित्व क्या है। नहीं, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो शुंग वंश, जिसमें शुरुआत है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ही जो था वो सबसे मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके यह शासक बना था। फिर कण्व वंश, वासुदेव ने इस वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश, जो आप कह सकते हैं आंध्र सातवाहन वंश भी इसको कहा जाता है और ये दक्षिण भारत में इसका सेंट्रलाइजेशन था। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है ना, वो आता है गौतमी पुत्र शातकर्णी का। यहाँ पर आप देखिएगा कि सातवाहन वंश के अधिकतर शासक जो थे वो अपनी माता के प्रति ज्यादा रुझान लेते थे, या फिर यहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफी अधिक। ठीक है, अगला है इंडो यूनानी। अब आपको मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा और ऐड करता हूं कि मौर्य के समय में ही यूनानी आक्रमण तो हो चुके थे, तो बहुत सारे यूनानी जो थे अभी भी रुके हुए थे वैसी जगहों पर, और उन्होंने भी एक नई तरीके का शासन शुरू किया था जिसे इंडो यूनानी कहा गया, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है मिनांडर का। सबसे बड़ा नाम। अब देखिए कौन है ये। मिनांडर है बाहरी आदमी, लेकिन यहाँ की परंपरा से काफी खुश हो जाता है और यहाँ के ही होकर रह जाता है और अपना नाम भी परिवर्तित कर लेता है और नाम परिवर्तित करके रख लेता है मिलिंद। क्या रख लेता है? मिलिंद। और यहां से फिर सवाल आता है, मिलिंद नाम का एक शासक है और ये बुद्ध धर्म से ज्यादा अपने आप को नजदीक पाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो एक बौद्ध भिक्षुक और इसके बीच का संवाद है जिसे एक पुस्तक में लिखा गया, नाम रखा गया मिलिंद पन्हो। क्या रखा गया? मिलिंद पन्हो। इतना दफा पुस्तक वो पूछ लेता है कि वो बौद्ध भिक्षुक कौन था। मिलिंद पन्हो में मिलिंद का पूरा नाम क्या था? ये मिनांडर था, है ना। चलिए अब आगे आते हैं शक। शक में सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है रुद्रदमन। इंडो यूनानी, शक और कुषाण ये सभी के सभी बाहरी हैं। यानी कि यदि आपसे कोई पूछे कि वर्तमान क्या, मैं तो कहता हूं कि इतिहास में कुछ भी वर्तमान नहीं होता है, हमेशा परिवर्तन होता है। यानी कि मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडो यूनानी, शक, पारसी और कुषाण ये सभी के सभी
भारत के बाहर से आने वाले लोग थे, जिनकी संस्कृति अलग थी, जिनका धर्म अलग था, जीवन शैली अलग था, लेकिन ये भारतीय हो गए। और ये भारतीय किस स्तर तक हो गए आप समझ लीजिए कि कोई मेनांडर अपना नाम बदलकर क्या कर लेता है, मिलिंद कर लेता है। आगे आपको देखेंगे फारसी में गोड फेरेंस के शासन में सेंट थॉमस, ये पहला ऐसा था जो क्रिश्चियनिटी के प्रमोशन के लिए भारत में आया था। एक कनिष्क जो 78 ईस्वी में सत्ता पर बैठता है और यहां से वो एक कैलेंडर जारी करता है। यहां से वो क्या करता है, कैलेंडर जारी करता है, जिसको भारत सरकार मानती है। देखिए तो संस्कृति का निर्माण कैसे होता है। आज हम और आप इस वस्त्र में हैं, क्या हमारे पूर्वज भी इसी वस्त्र को पहनते थे? तो नहीं। क्या उनके पूर्वज इसी वस्त्र को पहनते थे? नहीं। लेकिन ये परिवर्तन है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि यह गलत है या वह सही है या इसके पहले वाला जो था वो ज्यादा सही है? इतिहास पढ़ने से आपकी सोच में डेवलपमेंट, आपको ये तथ्यों की जानकारी होती है कि मेरे बंधु सत्य क्या है, ये हमेशा परिवर्तनशील हो। आया ना? तो बहुत सारे विवादों में भी आपकी सोच मैच्योर होती है। इसीलिए एक प्रशासनिक अधिकारी को जहां पे वो काम करने जाता है, वहां के इतिहास के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशाण तक हम लोग चर्चा कर लिए। आगे लेते हैं 72 ईस्वी, यानी कि अब हम लोग ईसा पूर्व से आगे आ चुके हैं, ईस्वी में आए हैं। और इसमें चतुर्थ बुद्ध परिषद कश्मीर में होता है। कश्मीर से भी एक आध सवाल पूछता है। कश्मीर का पुराना नाम क्या था? कुंडलवन। क्या नाम था? कुंडलवन। और ये काश्यप ऋषि के द्वारा बसाया गया था, है ना? और आपको मैं बताऊं कि कश्मीर के इतिहास के बारे में भी एक सवाल पूछता है। कश्मीर के इतिहास आपको राज तरंगिणी नाम की पुस्तक से पता चलता है, जिसके लेखक हैं कल्हन। ठीक है, चलिए मैं इतिहास के स्रोत जब मैं चर्चा करूंगा टाइमलाइन के बाद इतिहास के स्रोत, तो मैं फिर उस पर आपको बताऊंगा। 3 ईसा पूर्व से 3 ईस्वी में संगम काल, ये जो दक्षिण भारत में संघ सम्मेलन होता है, जिसमें चेर चोल और पांड्य के बारे में चर्चा होगा। 319 से 540 ईस्वी में फिर मैं आता हूं। ये संगम काल जो है ना, वो दक्षिण भारत के बारे में चर्चा करेगा, जिसमें चेर चोल और पांड्य हैं। 319 से 540 ईस्वी जो गुप्त काल कहलाता है। और ये गुप्त काल क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। जहां आप मौर्य को देखेंगे तो मौर्यों में भारत के अखंडता के निर्माण को देखेंगे, तो गुप्त उसे मजबूती करते हुए दिखाई देंगे। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान साहित्य हो, कला का कितना भी स्वरूप हो, मंदिरों का निर्माण हो, मंदिरों के निर्माण में नागर शैली का विकास होता नजर आता है। इसमें प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बहुत सारे नाम आते हैं। जिसमें खास करके जो सवाल पूछा जाता है, समुद्रगुप्त से सवाल पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत को एकजुट करने में काफी मदद की थी। और इस समय दक्षिण एशिया से खास करके हुनों का आक्रमण हुआ था, उस हुनों के आक्रमण को मुंहतोड़ जवाब दिया। ठीक है, यहां से एक आध सवाल समुद्रगुप्त से और पूछ लिया जाता है, जैसे भारत के इंटीग्रेशन को लेकर, एकीकरण को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रसिद्ध से लिया जाता है। तो कितनी दफा सवाल पूछ दिया जाता है कि इसको भारत का नेपोलियन बोनापार्ट या किसको भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता है? जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री में वो नाम मिले। ठीक है, और उसके बाद आता है आपको वर्धन वंश। उसके बाद आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, जिसके बारे में बाण भट्ट की लिखी हुई पुस्तक हर्षचरित से पता चलता है। बाण भट्ट की पुस्तक क्या है? हर्षचरित। और हर्षवर्धन खुद भी एक बहुत अच्छा साहित्यकार था, तो उसने भी बहुत सारी किताबों को लिखा था। तो वर्धन वंश 550 से 647 ईस्वी में था। लेकिन जो हर्षवर्धन था वो दक्षिण भारत के अभियान में जाता है और वहां पर इसे पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा मुंह की खानी पड़ती है और पुलकेशियन द्वितीय इसे हरा देता है। ठीक है, वर्धन वंश के दौरान ही कन्नौज और प्रयाग सभा का आयोजन हुआ था। वेन सांग जो प्रसिद्ध चीन के आए हुए यात्री थे, वो इसी समय में आए थे, 543 से 755 ईस्वी में।
वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव, चालुक्य और पल्लव, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो दक्षिण भारत के प्रमुख वंशजों में से एक आता है। इस दौरान विसरा कला का विकास और द्रविड़ शैली के मंदिर निर्माण की शुरुआत होती है। तो प्राचीन भारत का इतिहास आप लगभग 900 ईस्वी तक लाखों वर्ष यानी पत्थर से प्रयोग करते हुए एक सिविलाइजेशन, और उस सिविलाइजेशन में बहुत सारे वंश और बहुत सारे लोगों के द्वारा किया गया प्रमुख। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई बातों में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। इसके अंदर, इस टाइमलाइन के अंदर छुपे हुए बहुत सारे चैप्टर हैं जिसे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में। यदि आप लोगों का कोई सवाल मन में आता हो तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग आज का क्लास यहाँ खत्म करें। प्रश्न तो बहुत सारे हैं जो आने वाले दिनों में हम लोग आने वाले क्लासेस में। थैंक यू।